सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या है कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा मनु भाकर को। मनु भाकर। अब तो ये नाम पूरा भारत जान चुका है क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल लेकर के आई हैं। हम तो कहेंगे पेरिस ओलंपिक का जो पहला पदक था वो यही लेकर के आई थी। शुरुआत इन्होंने ही करी है, खाता इन्होंने ही खोला है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में निशानेबाज है, ये शूटर है, हरियाणा के झज्जर से हैं। और जो पहला पदक ये लेकर के आई वो ब्रॉन्ज है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और इस तरह से शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फिर उसके बाद एक और मेडल ये लेकर के आई मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के, उसमें भी इन्होंने ब्रोंज जीता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट में पदक जीता है। और अभी इनको पेरिस ओलंपिक 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में भारत का फ्लैग बियरर ध्वजवाहक बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखना। अब पेरिस ओलंपिक 2024 से हमने जो भी प्रश्न पढ़े थे करंट अफेयर्स की क्लास में, जितने भी हमने प्रश्न पढ़े वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, वैसे अभी तक पेरिस ओलंपिक में हमारे पास 3 मेडल आ चुके हैं। तीनों शूटिंग में आए हैं, तीनों ब्रॉन्ज हैं। 2 मैंने आपको बता दिए। तीसरा मेडल कौन लेकर के आए थे, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। बाकी चलो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये समर ओलंपिक है, 33वां संस्करण है। 26 जुलाई को शुरू हुए थे, 11 अगस्त तक चलेंगे। इसका मैस्कॉट शुभंकर ओलंपिक फ्रिज है, ये फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। और इसमें भारतीय मशाल वाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध भी शूटिंग से है। भारतीय टीम को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है अदानी ग्रुप। इसके उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर हमारे ध्वजवाहक रहे थे 2 जने, शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और पीवी सिंधु ये हमारी शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है। समापन समारोह में ध्वजवाहक मैंने आपको बता दिया, यही हमारा प्रश्न था, मनु भाकर है। और शेफ द मिशन गगन नारंग बनाए गए। और याद रखना पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बिल्किस मीर। और पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम्स को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं वो? ब्रेकिंग है, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग है। और अब अगले वाले जो समर ओलंपिक हैं वो 2028 में होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे, ये याद रखना। विंटर ओलंपिक्स भी याद रखो, ये अभी प्रश्न बना था करंट अफेयर्स में कि 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होंगे? फ्रांस में। और 2034 वाले कहाँ पे होंगे? यूएसए में होंगे। और 2026 वाले तो आपको पता ही होगा कहाँ पे? इटली में होंगे। तो ये देखो पेरिस ओलंपिक से सारे प्रश्न हमने जो करंट अफेयर्स में अलग अलग दिन पढ़े थे वो साथ आपको एक ही दिन रिवाइज करवा दिए, तो उनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो आंसर होगा मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी वैसे ये है कौन? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं और अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले अध्यक्ष होंगे। तो जनवरी 2025 से ये अपना पद संभालेंगे 2 सालों के लिए। वैसे आप जानते हो अभी वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं, ये बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। लेकिन अब इनके बाद बन जाएंगे मोहसिन नकवी, का नाम याद रखना है आपको। अच्छा, वैसे बीसीसीआई के हेड कौन है वर्तमान में? सचिव सेक्रेटरी तो जय शाह हैं, लेकिन हेड कौन है? रोजर बिन्नी है, याद रखना। मुख्यालय मुंबई में है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 2025 में जो T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप है वो भारत में होगा और 2027 में ओडीआई फॉर्मेट में बांग्लादेश में होगा। उसके अलावा आपको याद होगा अभी 2024 की ही बात है, वुमेन्स एशिया कप ये भी श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका ने जीत लिया, भारत को हराया है। उसके अलावा अभी हमने देखा कि T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 नवा संस्करण जो हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसको भी भारत ने जीता था, हराया था। अब आप बताएंगे T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पर होंगे? अब ये होंगे नहीं होंगे थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ा गंभीर माहौल चल रहा है अभी। हम देखेंगे, वो प्रश्न आगे मैं कराऊंगा आपको। चलो एक बार हम ऑप्शन को रिवाइज करते हैं। CS शेट्टी इंपॉर्टेंट नाम है, SBI के नए चेयरमैन है ये। और विक्रम मिश्री की बात करें, नए विदेश सचिव बनाए गए। और NS राजा सुब्रमणी नए हमारे उप सेना प्रमुख
यानी कि वाइस आर्मी चीफ बने हैं, क्योंकि अभी नए आर्मी चीफ हमारे कौन बन गए, उपेंद्र द्विवेदी बन गए, याद रखना। और नए नेवल चीफ अगर पूछा जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने थे, ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, नया अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखना ये दोनों बातें। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप डायरेक्ट चले जाएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां पे अपने क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन का बटन आएगा जो, ताकि जब भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो या कोई भी बात मुझे बतानी होगी या कोई भी वीडियो आना होगा या पीडीएफ आनी होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और वैसे भी अब तो मैंने आपके लिए आपकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। टॉप 50 क्वेश्चन का कल मैं पहला सेट लेकर के आया आपके लिए। 2024 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कल शाम को वीडियो अपलोड हुआ था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी नहीं देखा होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो को लगाने के बाद वो टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे आपको एनालिसिस होगा, पता लगेगा कि जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े, जितनी भी क्लासेज आपने ली है, तो अगर उसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाए तो कितनों का उत्तर आप कर पाओगे, आपकी स्पीड क्या रहेगी। क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद 5 से 6 सेकंड का मैंने आपको वक्त दिया है आंसर लगाने का, उसी बीच आपको आंसर लगाना है, वरना मैं आंसर बता रहा हूँ। तो जाइएगा, बहुत मजा आएगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे सारे। अगर आंसर आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर सीखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो के हम लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना को कौन शुरू करेगा? तो आंसर होगा चाइना। आपको पता है हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वहां पे हम बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, पर दुनिया में हम देखते हैं तो यूरेनियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, पर जो थोरियम है वो अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है, भारत में भी मिल जाएगा। तो अभी चाइना ने कहा कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम एक नया रिएक्टर तैयार करेंगे। तो चाइना 2025 में इस नए रिएक्टर को बनाना शुरू करेगा और उसने कहा कि 2029 तक इसे ये बना लेगा, जिसमें थोरियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे वो 60 मेगावाट का पावर भी पैदा करेंगे जब उसे वो तैयार कर लेंगे। और कहाँ पे बनाएंगे? इन्होंने कहा गोबी डेजर्ट में बनाएंगे, गोबी मरुस्थल में। और इसकी खास बात क्या होगी कि इसमें रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं यहाँ पे हीट को ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अच्छा, थोरियम का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 90 होता है। और हमारे यहाँ पे केरल में मोनोजाइट मृदा में थोरियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि परमाणु रिएक्टर परमाणु भट्टी में कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन रिएक्शन होती है या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फिजन को बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। कहाँ पे? भट्टी में भी और परमाणु बम यानी कि एटम बम में भी। अच्छा, एटम बम के जनक कौन है? जिनके ऊपर अभी मूवी बनी है, जिसे अभी ऑस्कर भी मिला था। वहीं अगर बात करें हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बॉम्ब भी कह दूं या कह दूं कि सूर्य में जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है वो क्या है, वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, बात यहाँ पे चाइना की है, तो चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ले चलता हूँ चाइना। ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना का एक शहर है शंघाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी, याद रखना, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। आपको याद रखना है, अभी ये 2024 में ही हमने प्रश्न पढ़े थे करंट अफेयर्स के, चाइना से रिलेटेड है, वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ये बनाएगा चीन, इसका नाम इन्होंने ट्राइडेंट रखा है। और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2, इसको भी चाइना ने लॉन्च किया था। आप जानते हो एशिया की पहली
हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की थी? तो वो चाइना आंसर होगा। उसके अलावा सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन के नए पैटर्न का पता लगाने के लिए शीहे मिशन भी लॉन्च किया था चाइना ने। अभी चांग E7 मिशन में हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए 2 देश शामिल हुए हैं, इजिप्ट और बहरीन। और ये जो चांग E7 मिशन है चाइना का है, इसे ये 2026 में लॉन्च करेगा। अभी चांग E6 मिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये चांद के सुदूर भाग से, यानी कि जो अंधेरे वाला हिस्सा है वहां से सैंपल लाने वाला पहला देश बना था चीन। और चाइना और फ्रांस ने मिलकर के तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसका नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। तो ये सारे पॉइंट्स हमने चाइना से संबंधित पढ़े थे, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए हैं? गोल्डन स्लैम विनर तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच आप सभी जानते हैं सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं ये, और अभी उन्होंने टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। एक्चुअली में साल में जो 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं तो उन्हें और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। तो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीत लिया, और बाकी साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो इन्होंने जीत ही रखे हैं। तो इस तरह से ये बन गए हैं गोल्डन स्लैम विनर। और आप कह सकते हो नोवाक जोकोविच ऐसा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। और नोवाक जोकोविच का ये पहला ओलंपिक गोल्ड है। ओलंपिक में तो पहली बार ही इन्होंने गोल्ड जीता है। और यहाँ पे इन्होंने हराया किसे, या यूं कहूँ कि यहाँ पे सिल्वर किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, वो स्पेन के प्लेयर हैं। साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, ये आप जानते हो। और वैसे अगर बात करें अभी तक टोटल कितने ग्रैंड स्लैम ये खिताब जीत चुके हैं तो टोटल 24। पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब इन्हीं के पास हैं, या यूं कहूं कि 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र पुरुष टेनिस प्लेयर हैं। अब मैं बार बार ऐसे क्यों कह रहा हूं पुरुषों में या पुरुष में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक वुमेन टेनिस प्लेयर है मार्गरेट कोर्ट, उनके नाम भी 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है। तो महिलाओं में तो वो और पुरुषों में ये। तो याद रखेंगे 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए हैं? अभी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। और गोल्डन स्लैम विनर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या भारत ने कभी टेनिस में ओलंपिक में कोई पदक जीता है क्या? तो हाँ जीता है, लेकिन एक बार ही जीता है। 1996 में जो अटलांटा ओलंपिक हुए थे वहां पे ब्रोंज आया था हमारे पास। कौन लेकर के आए थे? लिएंडर पेस लेकर के आए थे। अच्छा, वैसे लिएंडर पेस से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई कौन बने थे? 2 भारतीय खिलाड़ी बने, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। बाकी मैं आपको रिवाइज करवा दूं, इस साल अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, तो किस किसने जीता वो देख लो एक बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें वुमेन सिंगल आरेना सबालेंका ने जीता, बेलारूस से हैं। मेन सिंगल जेनिक सिनर ने जीता, वो इटली से हैं। और ये याद रखना है इसमें मेंस डबल का खिताब भारत ने जीता है, भारत के रोहन बोपन्ना ने, उनके साथी मैथ्यू एब्डेन के साथ। वो ऑस्ट्रेलिया से हैं मैथ्यू एब्डेन। रोहन बोपन्ना आप जानते हो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया इन्होंने। और फिर फ्रेंच ओपन हुआ, इसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। और विंबलडन ओपन जो हुआ उसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, वो चेक रिपब्लिक से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। बाकी अब एक और होना बाकी है US ओपन वाला, तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो बड़ा सिंपल सा उत्तर तो हो जाएगा इसका, बांग्लादेश। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। आपको याद होगा बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया। अब ये विरोध केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा, बल्कि सरकार के खिलाफ हो गया। और यहाँ पे मांग उठी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और फाइनली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया और वहां से चली गई। और वहां से चलकर ये कहां पे आ गई? भारत में आ गई थी। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और अभी वहां पे अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। अब ये हिंसा हुई क्यों थी? कारण मैं आपको बताता हूं। कारण तो आरक्षण है, लेकिन आरक्षण कैसे कारण बना?
दरअसल यहाँ पे सरकारी नौकरियों में 56% 56% आरक्षण लागू है, पर इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। फिर जो 10% है वो आरक्षण समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलता है, 10% महिलाओं को मिलता है, 5% जातिगत अल्पसंख्यक समूहों को और बचा हुआ 1% दिव्यांगों को मिलता है। तो यहाँ पे युवाओं का शुरुआत में जो विरोध था वो ये था कि ये जो 30% आरक्षण है ये नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के खिलाफ इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। और तर्क क्या दिया था उन्होंने कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। फिर जब यह हिंसा चल रही थी तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हुआ करती थी अभी तक, उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार कर दिया। फिर क्या था, मामला बिगड़ गया और अब सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान अंतरिम सरकार यहाँ पे बनाएंगे। शेख हसीना के बारे में आपको बता दूं, वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 2024 में 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब आगे देखते हैं क्या होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश कहां पर है। ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बिम्स्टेक का, करेंसी है टका, और अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और आप कह सकते हो भारत से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश यही है बांग्लादेश। अच्छा, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, तो वो पश्चिम बंगाल है। और तीनों साइड से कौन सा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो वो त्रिपुरा है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य सीमा रेखा कहा जाता है, जीरो लाइन। और वैसे बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो 5 राज्य लगाते हैं। ऐसे याद कर लो, ममता बनर्जी, भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा लगाता है ना, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा चिपकता है, तो इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इसी से सारे आंसर आ जाएंगे। एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, और बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल। और हम भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है, एक मेनामती मैत्री अभ्यास भी हुआ था, बोंगो सागर एक्सरसाइज भी होता है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है, तो आंसर होगा कमला हैरिस। आपको पता है कमला हैरिस ये अभी वर्तमान में अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर है और वहां पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। किस पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। पर अब जो यहाँ पे चुनाव होंगे उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो बाइडेन को नहीं बल्कि कमला हैरिस को बनाया है। और इस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने वाली वो पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। और इनके अपोजिशन में आपको बताइए कौन खड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जिनके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा लग रही है, क्योंकि उनके पास क्या है, लोगों की सिंपैथी है। क्योंकि अभी भाषण देते वक्त उनके साथ एक हादसा हो गया था, गोली लगी थी, मतलब उनको नहीं लगी थी, उनके कान को टच करती हुई गोली निकल गई थी, फिर भी वो खड़े रहे, भाषण देते रहे। तो लोगों को कोई एक सिंपैथी हो गई है कि यार क्या बंदा है यार, गोली लगने के बाद भी खड़ा रहा, इस बंदे को जिताना है, जिताना है, जिताना है। खैर, प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कमला हैरिस है। ऑप्शन रिवाइज करते हैं एक बार। साधना सक्सेना नायर अभी आर्मी के चिकित्सा सेवा में महानिदेशक बनने वाली, डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी थी। जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। और प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। अच्छा, प्रीति से एक और नाम याद आएगा आपको, प्रीति सूदन अभी यूपीएससी की अध्यक्ष बनी थी, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है ये। वैसे अमेरिका की कैपिटल क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी होती है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वगैरह का मुख्यालय मिलेगा। और अभी नाटो समिट 2024 ये कहाँ पे हुआ, तो वॉशिंगटन डीसी में ही। और वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे, हड्स नदी के किनारे। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं, तो आंसर होगा फिजी और तिमोर लेस्टे। एक्चुअली में भी 5 अगस्त 2024 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। 3 देश कौन कौन से, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे।
तो इनमें से फिजी और तिमोर लेस्ते जाने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। और ये 3 देश न्यूज में आ गए, इनके स्टैटिक देख लो। तिमोर लेस्ते की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है दिल्ली और यूएस डॉलर चलती है यहाँ पे। आपको याद होगा आसियान का 11वें नंबर का सदस्य देश अभी तिमोर लेस्ते ही बना था। इसकी जो कैपिटल दिल्ली है, यहाँ पे भारत अपना दूतावास भी खोलेगा। बाकी जो एक देश है फिजी है, आप जानते हो कैपिटल इसकी होती है सुआ और करेंसी फिजियन डॉलर। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और आपको याद होगा पिछले साल हमारी प्रेसिडेंट को सूरीनाम का एक सर्वोच्च सम्मान मिला था और उस सम्मान का नाम है येलो स्टार, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा जेनेट यांग। आपने ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो सुना होगा ना, पर ये ऑस्कर अवार्ड देता कौन है? यही संस्था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। और अभी इसी संस्था की अध्यक्ष बनी है जेनेट यांग। वे तीसरी बार इसके अध्यक्ष बनी है। इस संस्था की बात करें, स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया यूएस में मिलेगा। और ऑस्कर की अगर हम बात करें तो अभी जो 2024 में ऑस्कर का कौन सा संस्करण था? 96 नंबर का। अच्छा चलो लगे हाथ, ऑस्कर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन है ओपेनहाइमर के। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन है पुअर थिंग्स मूवी के लिए। अच्छा, पहले भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर मिला है? तो भानु अथैया है, गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था। चलो ऑप्शन पे आ जाओ फिर। ऑप्शन में सारे इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी अभी। चलो आप बताओ ब्रिटेन में अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऋषि सुनक के स्थान पे कौन आ गए हैं? बाकी लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी। और एलिसा मेद्रोजा जो कि मैक्सिको से हैं, अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी/सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा। तो आरबीआई ने इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में फिर से 2 सालों के लिए नियुक्त कर दिया है। वे 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी/सीईओ बने थे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। बाकी ऑप्शन पे देखो, केवी सुब्रमण्यन ये फेडरल बैंक के एमडी/सीईओ बने थे। गोविंद सिंह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी एमडी/सीईओ बने। और डॉक्टर बीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अभी अध्यक्ष ये बने थे। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में अभी किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी को। तो अभी जर्मनी ये साउथ कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमांड में शामिल हो गया है और इसी के साथ वे इस समूह का 18वां सदस्य बन गया है। तो ये जो ग्रुप है ये उत्तर कोरिया के साथ भारी सुरक्षा वाली सीमा की पुलिसिंग में मदद करेगा और युद्ध की स्थिति में साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ग्रुप में आखिरी बार 2013 में इटली शामिल हुआ था और उसके बाद अब जाकर के जर्मनी इसमें शामिल हुआ है, जो कि 18वां सदस्य देश है इसका। जर्मनी के पहले हम स्टैटिक देख लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल बर्लिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। आपको याद होगा जर्मनी भांग के उपयोग को लीगल करने वाला, वैध बनाने वाला तीसरा यूरोपीय देश बना था अभी 2024 में पड़ा। और सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च करने वाला पहला देश भी यही है और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश भी यही है, जर्मनी। अब जो पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराने की बात कर रहा हूँ, कुछ संगठन है जिसमें अभी कुछ नए सदस्य देश बने हैं, वो रिवाइज कर। अभी 2024 में हमने देखा 10वां सदस्य बन गया है बेलारूस और पिछले साल 9वां सदस्य बना था ईरान। अभी नाटो में 32वां सदस्य देश बन गया स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी फुल टाइम मेंबर बन गया पराग्वे, 100वें नंबर का है, ये याद रखना, 100 नंबर का। और G20 की समिट को 2024 में कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, आप सबको पता है। पिछले साल हमने इसको होस्ट किया था और उसी समय इसका 21वां सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय इथोपिया के कैपिटल एडिस अबाबा में है। आसियान का भी 11वां सदस्य बन गया तिमोर लेस्ते। ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हो गए अभी 1 जनवरी 2024 को
वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, ईरान और इथियोपिया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? अर्जेंटीना नहीं हुआ। ये याद रखना, एग्जाम में 2 बार आ गया ये प्रश्न। और यूरो करेंसी को वैसे अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल सदस्य देश 190 हैं। 190वां एंडोरा बना था। वर्ल्ड बैंक में 89 सदस्य देश हैं। 189 नंबर का नाउरू बना था। और यूनाइटेड नेशन में 193 है। 193 नंबर का साउथ सुडान बना था। तो ये शीट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ध्यान में रखना। बाकी गाइज ये थी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास, आज का सेशन आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के लिए केवल एक टैप करना है, टच करना है आपके मोबाइल को। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, पूरे दिन मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतना बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता हूँ, वो भी कम से कम समय में मैं कोशिश करता हूँ। वरना आप देखेंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, इसी कंटेंट को लोग पढ़ाने में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा खर्च कर देते हैं। बाकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अभी रिवीजन वाली क्लास मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है और एक नई सीरीज भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है, टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूंगा हर दूसरे दिन आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेकर के आऊं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। जो इसका पहला वीडियो आ गया है, जो पहला सेट आ गया है टॉप 50 क्वेश्चंस का, देखते हैं कितने लोग उसे पसंद कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स रहता है आप लोगों का, अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो हम इसे डेली कंटिन्यू करें, 2 दिन में नहीं, अब तो डेली कंटिन्यू करो, अगर ऐसा आप चाहोगे तो मैं ऐसी भी कोशिश करूंगा, लेकिन उस पर रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसे आप लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। और अब वो जाकर के आप लगा लो और अपना एनालिसिस करो कि आपको कितना आता है, आप जो पढ़ रहे हो आता कितना है, क्या स्कोर रहता है। ऐसे तो सबको लग रहा है कि आता है, लेकिन भाई जब टेस्ट लगाओगे, और एक लिमिटेड समय बांधता हूं मैं उसमें आपका, क्योंकि एग्जाम में यही होगा, एक क्वेश्चन को सोचने के लिए 5-5 मिनट नहीं मिलेंगे। तो वहां पे क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5-6 सेकंड का ही वक्त दे रहा हूं और इतना ही एग्जाम में मिलेगा। तो इतने प्रेशर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उस वीडियो में ये सब आपको फील होगा, बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल फील करोगे आप। तो अभी जब वीडियो चलाओगे, कान में ईयरफोन लगा करके बिल्कुल शांत एकांत जगह पे बैठ जाना, पेन कॉपी लेकर के, फिर अपना स्कोर देखना, खुद से एनालिसिस करना। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं रख रहा हूँ, उसमें कोई भी फालतू एरा गैरा प्रश्न नहीं रख रहा हूँ। और मुझे कमेंट करके बताना। चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किसे चुना गया? इनका संबंध किससे है? हैदराबाद। फिर पूछा, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? इसको तेलंगाना। फिर पूछा, शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और वैसे याद रखना, भरतनाट्यम के साथ साथ उन्होंने कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में भी महारत हासिल की थी। वैसे तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो पली बड़ी तमिलनाडु में थी। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। फिर पूछा था, विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अगस्त। फिर पूछा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दे दी है? उड़ीसा और कर्नाटक। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक बन गए दलजीत सिंह। और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया ग्रिनसन जॉर्ज को। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की? $300 मिलियन। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को। और आखिरी प्रश्न पूछा, किसे यूके में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री को। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और फाइनली सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न आपके सामने।